नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। आज सवाल अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर खड़ा है। सवाल रामायण को लेकर छिड़े चुनावी घमासान पर है। सवाल इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक चुनावी रैली के दौरान रामायण का उदाहरण देकर रावण को सोने का हिरण बता दिया। उन्होंने कहा कि रावण सोने का हिरण बनकर माता सीता को हरने के लिए आया था, जो वास्तव में गलत संदर्भ था। लेकिन केजरीवाल के इसी बयान पर बीजेपी आक्रामक हुई, मोर्चा खोला। केजरीवाल के बयान को सनातन का अपमान बता दिया। केजरीवाल पर चुनावी हिंदू होने का आरोप भी लगाया। इस पर केजरीवाल के सिपाहियों ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। आप सांसद संजय सिंह ने पूछा, रावण के अपमान से बीजेपी इतना क्यों चिढ़ रही है? रावण के अपमान से इतनी आहत क्यों हो गई? हालांकि रामायण पर छिड़े महाभारत के बीच सवाल ये भी कि क्या वाकई केजरीवाल ने सनातन का अपमान किया? क्या केजरीवाल का रामायण ज्ञान दिल्ली में चुनावी मुद्दा बनेगा? और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। और क्यों इन सब के बीच में दिल्ली मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा? मेहमान साथ होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? अरविंद केजरीवाल के इसी रामायण ज्ञान पर दिल्ली में सियासी घमासान छिड़ गया। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने कहा, रावण माता सीता के हरण के लिए सोने का हिरण बनकर आया, तो बवाल हो गया। चुनावी लड़ाई में राम रावण मारीच की एंट्री हो गई है और बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताते हुए उनके बयान को सनातन के अपमान से जोड़ दिया। एक जिसने दिल्ली का नेतृत्व किया, ऐसा धर्मी हमारे श्री रामचरितमानस की गलत व्याख्या करता है और जिस तरह से वो हमारे रामायण का मजाक उड़ाता है, ये बहुत निंदनीय है। और उपवास इसलिए है कि मेरे दिल्ली वासी सुखी और शांति से रहें। कम से कम ऐसे अधर्मी को न्याय करने का काम, सजा देने का काम तो प्रभु श्री राम करेंगे। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि बातचीत में भी जिस तरह से झूठ बोलते हैं, कल भी उनको ये दिखा कि सोने का हिरण, और वो भी रावण। नए तथ्य या नई रामायण लिख रहे हों केजरीवाल जी, तो प्रकाशन में जब आ जाएगी तो पढ़ के हम बोलेंगे। पर मैं इतना जानता हूं, जो अब तक रामायण पढ़ी है उसमें मारीच हिरण का रूप धारण करता है, कालनेमी। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। दिल्ली चुनाव में रामायण पर महाभारत छिड़ गई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की ओर से तीखे तीर चलने लगे और ये लड़ाई तब और भीषण हो गई जब बीजेपी ने अपने वादों का एक और पिटारा खोला। दिल्ली के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का आज दूसरा हिस्सा जारी किया, जिसमें वादा किया गया कि दिल्ली के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। सरकारी शिक्षण संस्थानों में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। ऑटो ड्राइवरों के लिए कल्याण बोर्ड बनाएंगे। 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा करवाएंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या दोगुनी की जाएगी। अनुसूचित जाति के छात्रों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना के तहत 1,000 रुपए हर महीने देंगे। अब हमारी कल्पना ये है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं, उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। आज का इनका ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे।
तो वादों और दावों पर दिल्ली का सियासी गलियारा तप रहा है। गारंटी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, लेकिन सवाल है कि दिल्ली में किसकी गारंटी चलेगी और किसके वादों पर दिल्ली की जनता भरोसा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसमें कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव हैं तो जाहिर सी बात है ये सब होना ही था। और दिल्ली के चुनाव हैं तो सत्ता पर अगर काबिज होना है तो जनता तक पहुंचना होगा उन मुद्दों के साथ जो जनता के दिल को छुएं। और 5 फरवरी को जब वोटिंग के लिए ईवीएम के सामने जनता हो तो उस पक्ष में अपनी मोहर लगा दे। और इसे हासिल करने के लिए येन केन प्रकार सब कुछ करना इस वक्त तय है और हर तरफ से। लेकिन सवाल फिर क्या है? क्या वाकई अरविंद केजरीवाल ने सनातन का अपमान किया है? क्या इसे उसी श्रेणी में हम रख सकते हैं? क्या दिल्ली में असली हिंदू और नकली हिंदू अब मुद्दा बनने की तैयारी में है? क्या चुनाव में मुद्दों से भटकाए जाने की तैयारी हो रही है? अगर हो रही है, कौन भटका रहा है? दिल्ली चुनाव में अब गारंटी किसकी चलेगी और किसने वो गारंटी दी है? क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के योजनाओं को लेकर या संकल्प पत्र को लेकर हमला करने में पीछे नहीं है। कोई अगर 2100 महिलाओं को देने की बात करता है तो दूसरा 2500 लेके आ जाता है। कोई अगर वरिष्ठ नागरिकों को 2500 की बात करता है तो दूसरा 3000 लेकर आ जाता है। फिलहाल यही चल रहा है और इस सब के पीछे कोशिश यही है कि जनता की उस नब्ज को पकड़ लेना जो ईवीएम में समर्थन में मोहर लगा दे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, ऋषभ तिवारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। बहुत स्वागत है ऋषभ भाई आपका। संजीव नसियार एडवोकेट मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राज बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत राज बिहारी भाई आपका भी। और रितु चौधरी मेरे साथ जुड़ेंगी थोड़ी देर में ही प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर। मेरी शुरुआत किससे होगी ये आप समझ सकते हैं। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास ही जाऊंगा। एडवोकेट संजीव नसियार मेरे साथ जुड़े हैं, बड़े दिनों बाद हम साथ में ही स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। आता हूं ऋषभ भाई आपके पास भी मौका आपको दूंगा क्योंकि आप लोग पलटवार कर रहे हैं इस पर। क्या वाकई नसियार साहब केजरीवाल जी रामायण के इस प्रसंग के बारे में नहीं जानते थे जहां पर उन्होंने रावण को सोने के हिरण की तरह कहा, या फिर वो ये जानते थे कि इसके बाद बीजेपी क्या रिएक्ट करेगी और फिर उसको रावण विरोधी या रावण समर्थक बताकर राम विरोधी हम जनता के सामने कर देंगे जो आप कर रहे हैं? देखिए राजीव जी, अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरीके से मुद्दों की राजनीति और मुद्दों पे चुनाव लड़ने के लिए जाने जाते हैं। 2013 का चुनाव, 2015 का चुनाव और 2020 का चुनाव इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वो हमेशा मुद्दों की बात करते हैं, हमने क्या काम किए हैं और क्या काम हम करने जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज रावण के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, ये हालात इनके बन गए हैं। दिवालियापन की हद है। पहले ये फ्री बीज जो बताते थे उसको अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से और हम अपनी तरफ पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की वो सभी नीतियों को अब जन कल्याण नीति बोलना शुरू कर दिया है। देखिए, दिल्ली की जनता को जिस तरीके से महिला सम्मान देने का काम किसने किया, महिला जो बस यात्रा फ्री यात्रा देने का काम किसने किया, अरविंद केजरीवाल जी ने किया। दिल्ली के अंदर शिक्षा मॉडल, एक नया मॉडल स्थापित करने का काम किसने किया, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया। अच्छा स्वास्थ्य मॉडल किसने देने का काम किया, अरविंद केजरीवाल जी ने किया। जिस तरीके से बिजली और पानी पे काम हुआ, हमारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा देने का काम हुआ। और अब चुनाव किस बात पे है कि महिला सम्मान योजना हम लागू करने वाले हैं, हम अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना लेकर आने वाले हैं, अपने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लेकर आने वाले हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए 50% रिबेट देकर उनको यात्रा फ्री देने वाले हैं। तो इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे मुद्दे को लेकर रोड पर आई है। मैं बताना चाहता हूं और आपको सुनाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या सोच है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं नहीं बोलना चाहता वो, क्योंकि ये उसको नहीं इससे दूर रहे। इससे संजीव नसियार साहब, ये मैं थोड़ा इस बारे में असहज हो जाता हूं कि हम चर्चा के बीच में यूट्यूब के ऑडियो सुनाने लगे। उसको नहीं, आप मेरे जवाब पर अब भी नहीं आए हैं। मेरा सवाल जो था कि क्या वाकई केजरीवाल जी इस प्रसंग के बारे में अनजान थे, अनभिज्ञ थे, या फिर वो ये जानते थे कि ये प्रसंग आएगा तो बीजेपी कैसे रिएक्ट करेगी, फिर हम उसे रावण समर्थक बताकर राम विरोधी बता देंगे जनता के सामने और वोट ले लेंगे। क्या यही था इसके पीछे? नहीं, देखिए, जो प्रसंग था, आपने भी पूरी स्टेटमेंट सुनाई।
अरविंद केजरीवाल जी का बिल्कुल स्पष्ट ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से रावण को अपना इतना प्रेम, रावण प्रेम, क्योंकि वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, गाली गलौज कौन कर रहा है? मैं फिर रोकूंगा भारतीय आपको, जनता मैं पार्टी। फिर रोकूंगा। मैंने कौन कर सुना रहा है, अच्छी अरविंद जी को सुना है। अरविंद जी ने कहा कि रावण हिरण के भेष में, क्या वो वाकई प्रसंग नहीं जानते? मेरे सवाल फिर से सर, क्या वाकई वो प्रसंग नहीं जानते, या फिर वो ये जानते थे कि इस पर बीजेपी क्या कहने जा रही है और हमें कैसे बीजेपी को फिर रावण समर्थक और राम विरोधी बताना है? क्या यही है इसकी जड़ में? देखिए, मरीच भी राक्षसी प्रवृत्ति के थे, रावण भी राक्षसी प्रवृत्ति के थे। दिल्ली के अंदर बिल्कुल राम राज की तरह अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। राम राज्य में सबको बराबर अधिकार चलिए मिलता ठीक था। है, मैं समझ गया आपको क्या जवाब देना है, लेकिन ऋषभ तिवारी आप तक आता हूं। क्या वाकई अरविंद जी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्योंकि शायद उन्होंने इस प्रसंग का उल्लेख, मुझे जो समझ में आता है, सोची समझी रणनीति के तहत किया और इस पर बीजेपी का रिएक्शन जो उन्होंने सोचा था वैसा ही आया। लिहाजा इस दौर में जब 7 की 7 लोकसभा सीटें आपने राम मंदिर के उद्घाटन के ठीक बाद जीती थी, उसको समझते हुए उन्होंने आपको राम विरोधी बताने के लिए रावण समर्थक बताना शुरू कर दिया। क्या ये सब कुछ आम आदमी पार्टी की पिच पर आप आकर खेल रहे? राजीव जी, सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि रावण के सम्मान में भाजपा मैदान में, कतई नहीं। भाजपा मैदान में है उस धोखेबाज, घोटालेबाज, गद्दार और गलत शिक्षा देने वालों के विरोध में। आप देश के अंदर अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, एजुकेशन मॉडल की बात कर रहे हैं और रामायण का गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा रामायण को पढ़ना चाहेगा और अगर वो अरविंद केजरीवाल जी का उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनेगा तो वो क्या सीखेगा? आप अगर यहाँ पे अगर आप कोई जानकारी देंगे तो गलत देंगे बैठकर, उसको आके आप जस्टिफाई करेंगे। अरे जब आपको मरीच और रावण में डिफरेंस नहीं पता, आपको ये तक नहीं पता कि कौन हिरण बना है और यहाँ पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, तो इस पे सवाल खड़ा होता है कि देश को गलत शिक्षा देने वाले के विरुद्ध में भाजपा मैदान में। और कोई शक नहीं है, दिक्कत क्या, मरीच कौन था? अगर इतिहास में जाएंगे, रामायण में जाएंगे सर, तो मरीज था जादूगर और केजरीवाल जी अपने आप को जादूगर कहते हैं। तो ये कौन से जादूगर प्रेम है? आपस में चचा थे क्या मरीज उनके, जो बचा के ये रावण पे नाम डाल रहे हैं? तो ये पता करना पड़ेगा अरविंद जी का कोई रिश्ता है क्या मरीज से, राक्षसी प्रवृत्ति से? तो ये आपके प्रवक्ता बताएं। दूसरी बात, मुद्दों की राजनीति हम कर रहे हैं सर, मुद्दों के बात हम करते हैं। इनको पुजारी तब याद आए जब इनको समझ में आया कि यहाँ पे वोट बैंक किन्हें साधना है। इनको मौलाना पिछले बार याद आए थे, इस बार इनको पुजारी याद आए, तो इनको केवल मंदिर मस्जिद चुनाव के समय याद आते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पे क्लियर है कि हम सनातन धर्म की रक्षा भी करते हैं, सनातन संस्कृति को भी बढ़ाते हैं और देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी से चंद्रयान 3 को भी देखते हैं। जहां काशी विश्वडोर भी बनता है वहां इसरो भी मजबूत होता है। हम इन नीतियों पे चलते हैं। बेशक 12 साल से ये दिल्ली में है और दिल्ली की जनता इनके मुंह से अब निकल चुकी है। आप दिल्ली के अंदर जाएंगे, चाहे आया नगर चले जाए सर, अरे ऋषभ जी एक बात मानिए, इस चुनावी घमासान में आप लोग अरविंद केजरीवाल जी की सेट की गई पिच पर खेलने के लिए आ तो चुके हैं। क्या फर्जी हिंदू का टैग जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यह भी मुद्दा बनेगा? अरे अरविंद केजरीवाल जी तो खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, भाई वो नहीं साफ कर पाए यमुना, उन्होंने प्रॉमिस किया था मुझे वोट मत देना। इस पर रगड़िए ना, आप किस पर जा रहे हैं इस वक्त? नहीं, आप उनके पिच पे खेलने और वो बैटिंग करने की कोई बात नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते अगर कोई हमारे पुजारी समाज को गुमराह करेगा तो हम उस पर सवाल उठाएंगे। वो तो खुद कह रहे हैं उन्होंने यमुना साफ नहीं की, उन्हें वोट मत दीजिएगा, उनको रगड़िए इस मुद्दे पर। राजीव जी, नहीं आ रहा हूं नसीर साहब, नहीं डोंट प्लीज डोंट इंटरप्ट। मैं अभी उनसे, आपसे भी क्रॉस किया, उनसे भी कर रहा हूं, फिर राजबिहारी जी के पास आऊंगा। आप मुद्दों पर रगड़ लीजिए। अरविंद जी ने ग्रंथ को लेकर, रामायण को लेकर अपनी जानकारी सामने रख दी है, जनता को तय करने दीजिए, आप मुद्दों पर रगड़ लीजिए इस बार। सर, राजनीति में अगर कोई थेथोलॉजी पे आ जाए और खुद को ये मान ले कि भैया कीचड़ उछालते रहो, मुझे बस केवल आगे झूठ बोलना है, तो उसका जनता हिसाब करेगी। यमुना मुझसे साफ नहीं हुआ, मैं अगले 5 साल साफ करूंगा। तो भैया यमुना के मुद्दों पे ऑलरेडी जनता इनको खदेड़ रही है, इनके विधायक को खदेड़ रही है, केजरीवाल जी को खदेड़ रही है। ठीक है राजबिहारी जी मेरे साथ,
ठीक है, राज बिहारी जी आवाज आ रही है मेरे सर? साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। राज बिहारी जी, आपके साथ तो मैं कोई इस चुनावी प्रचार का कोई तर्क नहीं रखना चाहूंगा, आपने मुझसे ज्यादा इन चीजों को देखा है, लेकिन मुझे एक फिल्म याद आ रही है, जाने भी दो यार, शायद आपने भी देखी होगी, हम में से बहुत लोगों ने देखी है। उसमें रामायण और महाभारत का प्रसंग का इतना घालम घल होता है कि बाद में पता ही नहीं चलता कि मुद्दा क्या चल रहा था उसमें। क्या दिल्ली चुनाव भी इस वक्त मुद्दों को उलझाने का दौर बन गया है? इतना कंफ्यूज कर दिया जाए वोटर को कि वोटर आखिरी समय तक ये सोच ना पाए कि वो क्या करने जा रहा है। देखिए, मुझे तो लग रहा है अभी चुनाव जो है वो टीवी चैनलों और अखबारों तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि नीचे मुद्दे जो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कोई भी पार्टी मुद्दों की बात नहीं कर रही है, अभी सब एक दूसरे पे आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो आज मुद्दा है, मुझे लगता है कि जिसने रामायण ना भी पढ़ी हो, कभी उसने रामलीला देखी हो या दूरदर्शन पे रामायण देखी हो, उसको पता है कि मारीच हिरण बनकर गया था, रावण साधु बन के आया था, और लक्ष्मण जाने से पहले लक्ष्मण रेखा खींच के जाते हैं। मुझे लगता है इस चुनाव में सभी ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। जो आरोपों की बौछार हो रही है, जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, दोनों तरफ तीनों तरफ से हो रहा है, इसमें कोई एक पक्ष नहीं है। लेकिन असली ये बात यह है कि दिल्ली को आखिर इस 11 साल में 10 साल में क्या मिला है। दिल्ली की जो हालत है आज की तारीख में, दिल्ली में सुविधाओं का अभाव है। ये कहते हैं हमने अस्पताल नहीं बनाए, कौन सा अस्पताल नहीं बनाया? अस्पतालों में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे तो जो भी स्कूल इन्होंने नए तरह से बनाए हैं, नया स्कूल तो कोई बना नहीं, केवल नए स्कूलों में कुछ क्लासरूम जोड़े हैं, उनको चमकाया गया है। लेकिन जहाँ तक अध्यापकों की भर्ती है वो अभी तक नहीं हो रही, जहाँ तक प्रधानाचार्यों की भर्ती है वो नहीं हो रही। तो बच्चे आखिर ऐसे स्कूल में जाकर करेंगे क्या जहाँ अध्यापक ना हो, प्रधानाचार्य ना हो, स्टाफ ना हो। इसी तरह से और भी बहुत बड़ी समस्या हैं। और आप देखेंगे कि दिल्ली में जिस तरह से कूड़े का ढेर लगा हुआ, ये आज नहीं पहले भी था। हम इसमें किसी पार्टी को जो ये नहीं बता सकते कि उसने बहुत अच्छा काम किया हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया इस कारण उसको एमसीडी में हार मिली। और आज जहां मुद्दों की बात होनी चाहिए वहाँ हम फ्री रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं। हम 1100 रुपये देंगे, दूसरा कह रहा है हम आपको 2100 दूसरा 2500, 2500, 3000। और अगर ये फ्री का एक अंतहीन एक सफर शुरू हो गया है। और राजबिहारी सर, मेरे से कह रहे हैं आप? जी जी जी, राजबिहारी सर। और जिस तरह से राजनीति हो गई है दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में अभी हिंदू मुस्लिम भी होगा, अभी दलितों की बात भी हो रही है, पिछड़े वर्ग की बात भी होगी, अभी बिहारियों की बात भी हुई, पहाड़ियों, मतलब अब पूरा चुनाव धीरे धीरे एक वर्ग में बढ़ जाएगा। मेरे और हाँ। जहां जो मजबूत हो, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल जहां पहले मजबूत दिखाई दे रहे थे 1-2 महीने पहले, निश्चित तौर पे उनका गिराव तो गिरा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मसले पर जहां पर दिल्ली वाले वोट करते रहे हैं। लेकिन एक ऐसा तबका भी है दिल्ली में जो फ्री के माल से बड़ा खुश है, उसको लगता है ये हमें माल मिलता रहे, दिल्ली में जो हो रहा है वो होने दें। मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ कि जब दिल्ली में मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे तो पहली बार उनकी सरकार ने हर झुग्गी झोंपड़ी में एक बल्ब और एक पंखा, फैन फ्री देने की एक योजना बनाई थी। बाद में जो वो बदल गए, लागू नहीं हो पाई, बहुत सारी राजनीति दिल्ली में होती रही। लेकिन इस बार बीजेपी, माहौल तो केजरीवाल के सरकार के खिलाफ है, आप सरकार के खिलाफ बहुत बड़े मुद्दे हैं, लेकिन उसको भुनाती हुई बीजेपी मुझे दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, एक बात बताइए सर, क्या, मेरा उसी सवाल पर आता हूं जो ऋषभ जी से पूछा था और एडवोकेट संजीव नस्यार से ही पूछा था, क्या वाकई केजरीवाल जी आपको लगता है प्रसंग से अनभिज्ञ थे, या फिर वो ये जानते थे कि अगर मैं ऐसा कहूंगा तो बीजेपी कैसे रिएक्ट करेगी, और फिर राम की का नाम पर आगे बढ़ रही बीजेपी को हम आसानी से रावण समर्थक और राम विरोधी कहकर जनता तक पहुंच जाएंगे? क्या ये बात है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए केजरीवाल का जो पृष्ठभूमि है ना, वो पृष्ठभूमि केजरीवाल की एक तरह से अगर हम आप कहेंगे तो एक मार्क्सवाद से प्रभावित रही है, और वो धर्म को नहीं मानते रहे हैं, ये सब जानते हैं। और जो धर्म को नहीं मानता है उसकी रामलीला में या दूरदर्शन पर रामायण देखने में भी कोई दिलचस्पी नहीं रहती है।
मुझे मुझे लगता है कि केजरीवाल को रामायण का कोई ज्ञान नहीं है। अब किसी ने कोई अध कचरा ज्ञान दिया होगा जो इन्होंने बोल दिया। सर मेरा एनालिसिस, जो हमारा सवाल है, क्या ये गलत है? क्या वो समझते थे इस राजनीतिक रस्साकशी में कि अगर ऐसा किया जाएगा तो अपने सबसे बड़े विरोधी, हालांकि कांग्रेस भी एक पोल बनी है इस बार, लेकिन सबसे बड़े विरोधी को हम आसानी से मात दे सकेंगे? क्या आपको लगता है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पे जिस तरह से कह रहे हैं कि रावण का अपमान पर बीजेपी नाराज है, मुझे नहीं लगता कि ये सोची समझी रणनीति रही होगी, क्योंकि अब केजरीवाल कुछ भूल कर बैठे हैं। बीजेपी ने उस पर बहुत हाय तौबा मचा दिया, बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया हो रही है, जनता में भी प्रतिक्रिया हो रही है कि आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं पूजा करने का, अब जो भी है पूजा करने वो जाते हैं। बीजेपी कहेगी ढोंगी है, नौटंकी करने जाते हैं। लेकिन यह है कि मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को दिल्ली मतलब भारतीय संस्कृति का या भारतीय संस्कृति के जो आधार है, रामायण है, महाभारत है, हमारे पुराण हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं है और इस कारण ही ये भूल कर बैठे। कोई बच्चा भी, किसी बच्चे से भी पूछेंगे वो बताएगा कि मारीच हिरन बनकर आया था और उसने और रावण साधु बन के आया था, ये सबको पता है। ठीक है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि सीता का हरण रावण ने साधु बनकर किया। रितु चौधरी जी मेरे साथ जुड़ने वाली थी, अब तक नहीं जुड़ पाई है कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर, लेकिन एडवोकेट संजीव नसियार, आपसे ही अब सवालों की अगली शुरुआत कर लेता हूं। एडवोकेट संजीव, क्या वाकई आम आदमी पार्टी को यह दर्द या परेशानी समझ में आ रही है, महसूस हो रही है कि एक वक्त पर उसकी सहयोगी रहने वाली या दिल्ली के विधानसभा चुनाव की जो कहानी है उसमें उससे पीछे रहने वाली कांग्रेस अब न केवल एक डेंट दे रही है, एक पोल भी बन रही है, लिहाजा मुद्दों को छोड़कर आम आदमी पार्टी अब इन चीजों को उभार रही है जिससे कि एक सुनामी लाई जा सके वोटों की? देखिए, दिल्ली का चुनाव पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के चारों तरफ लड़ा जा रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना, इनके बड़े बड़े नेताओं को सुना, सिवाय गाली गलौज करने के, अरविंद केजरीवाल जी को कोसने के इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इसी तरीके से जब कांग्रेस बोलती है तो कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल जी के ही चारों तरफ गाली गलौज और सब चीजें चलती हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर कांग्रेस पूरी तरीके से कनेक्ट खत्म हो चुका है। आपके पास कोई कार्यकर्ता, ये हरियाणा का चुनाव एक तरफा जीते हुए चुनाव को अगर नहीं संभाल सकते तो दिल्ली में तो कांग्रेस का कोई वजूद बचा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की वो सारी नीतियां, वो सारे जन कल्याण योजनाएं जो उन्होंने गारंटी के तौर पे दिल्ली की जनता को दिए हैं और दिल्ली की जनता को देने वाले हैं। अभी फ्री बीज की बात रास बिहारी जी कर रहे थे। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये फ्री बीज नहीं है। दिल्ली के अंदर पूरे देश में सबसे कम महंगाई अगर है तो उसका श्रेय अरविंद केजरीवाल जी को जाता है। दिल्ली के अंदर कोई भी सरकार, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम हुआ है, अगर पूरे देश में अगर ऐसा काम हुआ होता, देखिए 20-25 साल से ज्यादा गुजरात के अंदर एक पार्टी की सरकार है और देश में उनके प्रधानमंत्री भी वहीं से आते हैं। देश के प्रधानमंत्री को पिछले चुनाव के अंदर स्कूल के अंदर बैठ के फोटो खिंचवाने के लिए एक टेंट का टेम्परेरी नकली स्कूल बनाना पड़ा था। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि सरकारें ना स्वास्थ्य पे काम कर रही हैं, सरकारें ना एजुकेशन पे काम कर रही हैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि ये काम हुए। नसियार साहब, मैं चर्चा में न्यूट्रल होते हुए आपको फुल मार्क्स दे देता हूं, चलिए मेरी तरफ से रखिए। मैं मानता हूं आपने ऐसा किया, फिर इन दिल्ली के चुनाव में आप लोग क्यों नहीं इन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे? क्या जरूरत थी? चलिए, मैं एक आम वोटर के नाते मेरे दिल में सवाल तो उठेगा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को क्या आवश्यकता थी ऐसी जानकारी और इस तरह की बहस को केंद्र में लाने की? लाते ना अपना सारा काम, क्यों नहीं ला रहे? काम के अलावा राजीव हम कुछ नहीं लेके आ रहे हैं। आपको ध्यान होगा उस भाषण को भी, जिसकी क्लिप आपने सुनाई, उसमें भी अरविंद केजरीवाल जी यही कह रहे हैं कि ये इनके झांसे में नहीं आना। ये जिस तरीके की प्रवृत्ति पिछली दिनों में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता नेशनल टीवी पे आकर जिस तरीके से पूर्वांचल समाज को गाली देते हैं, जिस तरीके से इनके सांसद संसद के अंदर एक अलग समाज के लोगों को गाली देते हैं और उनको रिवार्ड मिलता है। आपको ध्यान हो, संसद में गाली गलौज के बाद राजस्थान के प्रभारी बना दिए जाते हैं, बाद में टिकट दे दी जाती है। तो ऐसी प्रवृत्ति की पार्टी जहां पे गाली देने वालों को रिवार्ड मिलता हो, खुलेआम पैसे बांटते हो, कैमरे के सामने इस चीज को एडमिट करते हैं कि हम तो पैसे भी बांटेंगे, सोने की चैन भी बांटेंगे और दूसरी चीजें बांटने के साथ साथ, और अरविंद केजरीवाल पे जिस तरीके से 2 दिन पहले अटैक किया गया
ये पूरी तरीके से राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। ऋषभ! इनसे लड़ने के लिए डेफिनेटली ऋषभ चलिए छोड़िए। अब संजीव नसियार जी कह रहे हैं कि राक्षसी प्रवृत्ति है। हालांकि राक्षस की पहचान करने में अरविंद जी धोखा खा गए। नहीं, रावण भी राक्षस थे, रावण भी राक्षस प्रवृत्ति के थे। ऋषभ अगर ये बताइए। रावण प्रेम भारतीय जनता पार्टी वालों को नजर आ रहा मैं है, ऋषभ को देता तो हूं। वो भगवान राम नहीं बन सकते। भगवान जी। राम तो राम ही रहेंगे। ये रावण प्रेम जितना भी आगे बढ़ाएंगे, दिल्ली की जनता इनको बताएगी। यही मैं दिखाना चाहता हूं चर्चा में कि आप भी स्कूलों की जगह, शिक्षा की जगह या बाकी दूसरी चीजों की जगह अब इस पर जोर देने लगे हैं कि कौन राक्षसी है, कौन राम से संबंध रखता है। ये एक स्ट्रेटेजी थी नसियार साहब, ये समझना होगा। लेकिन ऋषभ बताइए, अब कहां ले जा रहे हैं आप लोग चुनाव को? कम से कम आप ही घेरिए उन मुद्दों पर जिसका दावा अब तक आम आदमी पार्टी कर रही है। राजीव जी, मैं पूछना चाहता हूं कि 3 इडियट्स मूवी आपने देखी है? सभी हाँ ने या ना देखी सर होगी मेरे बोलिएगा। ख्याल से। आपने देखी है ना सर? मुझे लगता है काफी लोगों ने देखी है। वो एक रिवॉल्यूशन था शिक्षा के क्षेत्र में, 3 इडियट्स। उसमें एक कैरेक्टर था चतुर रामलिंगम, जिसको अर्थ नहीं पता होता था, केवल रट के पढ़ता था। और वही है अरविंद केजरीवाल जी, जिनको राक्षस मरीज क्या बना आप और अरविंद जी को रावण क्या चतुर बना, बता रहे हैं क्या? ये इतने ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे देखिए, हैं, इनके बीच में सारे नहीं नेता बोला। इतने पढ़े लिखे हैं, बदतमीज वो सारी प्रवक्ता दिल्ली की गिरी जनता नहीं जानती चलेगा, है, सारी बीच में देश की नहीं जनता बोला जानती है। एडवोकेट संजीव जी अब सुन लेते हैं। देखिए, इतना तो दिल में जगह रखिए कि सामने नहीं, वाला नहीं, तल का बिल्कुल। जवाब देगा, हम उसे जज्ब करें प्रवक्ता होने के नाते। ऋषभ जी। थैंक यू सो मच सर। बड़ा निवेदन होगा और सबसे कि कृपया करके छोटा सा इंसान हूं, बोलने का मौका दे। आपके तरह आपदा वाला नहीं हूं। दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूं कि ये शिक्षा मॉडल पे ही विषय है सर। अगर रामायण की शिक्षा ना सही हो, शिक्षा व्यवस्था सुधारी ना जाए, तो हम कैसे शिक्षा, ये मुद्दा नहीं है। अगर रामायण की सही शिक्षा नहीं देंगे तो शिक्षा मॉडल में फेल्यूर है ना। मुखिया को ही नहीं पता कि रामायण में बना कौन क्या है, और ये चले हैं ये पुजारी को सम्मान देने, ये चले हैं तीर्थ यात्रा कराने। बुजुर्गों बड़े को जो नेता का है, उनको क्या ज्ञान देंगे? ये पार्लियामेंट में बोला हुआ शब्द है। बीमारी है क्या सर आपको? ये कोर्ट नहीं है। आपको मौका मिलेगा संजीव जी, मौका मिलेगा माय लॉर्ड, मौका मिलेगा, मिलेगा। आपको बता रहा हूं ऋषभ, आपके बड़े नेता के भाषण है। सर दोबारा हमको सुन लो बता आप। दीजिएगा अपने टर्न में सर, हमको बोलने दीजिए। हम पूर्वांचली ऐसे आपसे बहुत ट्रस्ट है सर, हम बहुत दुखी हैं आपसे, बोलने दीजिए सर जी। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मुद्दों पे ही लड़ रहे हैं, और एक बगल में हमारी जाट बहन भी बैठी है, वो भी धाकड़ प्रवक्ता है। उन्होंने हरियाणा में भी मुद्दों पे ही अभी लड़ा उन्हें होगा। मौका नहीं इनकी दिया है। आपसी ट्यूनिंग उस समय क्यों नहीं मिली? मुझे यह जानना है कि कुछ दिन पहले जो थे भाई, अब बन बैठे कसाई और अब दे रहे हैं ज्ञान। तो जनता को पता है कि ना भ्रष्टाचार कॉमन का चलेगा, ना ये कॉमन मैन वाला भ्रष्टाचार चलेगा। ठीक है, दिल्ली ठीक है में ऋषभ, कमल ठीक है। खिलेगा और विकास की राजनीति ठीक है होगी। ऋषभ, लेकिन विकास की राजनीति हम केवल शब्दों में सुनते हैं, आप लोगों के बयानों में सुनते हैं। जमीन पर आते हैं तो फिर वही आ जाता है, अलगाववाद आ जाता है, फिर दूसरी चीजें आ जाती हैं। और अब तो रामायण का ज्ञान भी मुझे लगता है फिर से पढ़नी पड़ेगी, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। ऋतु जी यहां पर आ गई है कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। ऋतु जी, मेरा पहला सवाल था, मैं आपको भी वही सवाल के साथ शुरुआत देना चाहूंगा। क्या अरविंद जी इस बात से अनभिज्ञ थे कि रामायण का प्रसंग क्या है? उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन शायद उन्हें यह जानकारी थी कि इस चुनाव में जहां पर कांग्रेस उनके सामने एक पोल बनकर खड़ी हो गई है, जनता तक पहुंचना है, तो ऐसा बयान देना होगा जिससे कम से कम राम के नाम पर चल रही बीजेपी को रावण समर्थक और राम विरोधी कहलाकर वोट के नजदीक पहुंचा जा सके। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, रणनीति चाहे जो भी रही हो, लेकिन यह बहुत आश्चर्य की बात है कि जो पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, शिक्षा की बात करके जो सत्ता में आते हैं, और तमाम उनका जो मेन मुद्दा जो रहता है वो शिक्षा का रहता है कि हमने शिक्षा के लिए ये किया, शिक्षा के लिए वो किया। मुझे नहीं लगता कि इस भारत देश में बच्चा बच्चा जो है वो रामायण को अच्छे से जानता है, समझता है और पढ़ता है। मैं जब 5वीं क्लास में थी, उससे पहले मैं रामायण को पूरी को पढ़ चुकी थी, और मेरे ख्याल से हर बच्चा बच्चे की जुबान जो है उसको पता है कि कहां पर कौन सा प्रसंग हुआ था, राम जी ने किस वक्त क्या कदम उठाया था, किस वक्त क्या हुआ था। उसके बाद इतना ऐसा बयान देना मतलब बहुत शर्मनाक है। वो भी जिसको जब ये कहते हैं, जब ये जो सीपी में हनुमान जी की शरण में चले जाते हैं और अपने आप को राम भक्त कहते हैं। इसीलिए एकदम सही आपने जोड़ा, इसीलिए मुझे इस पर यकीन नहीं होता कि अरविंद जी से यह गलती अनजाने में हुई है। ऋतु जी, देखिए, अगर अनजाने में हुई है तो बहुत शर्मनाक है,
और अगर जानबूझ के अगर ये करी गई है तो बेहद ही शर्मनाक है और इनको फौरन जो है इस्तीफा देकर माफी मांगनी चाहिए कि कहां से इस्तीफा देंगे वो? ये अपनी पार्टी से ही अपनी पार्टी से पार्टी के अध्यक्ष पद से कि भाई मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं लोगों का प्रतिनिधित्व रितु जी मैं आता हूं आपके पास और आप ही से शुरुआत करूंगा। रितु जी आप ही से शुरुआत, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। नहीं रोक नहीं रहा हूं, एक चीज सुन लीजिए जरा सा, एक चीज सुन लीजिए। मनोज तिवारी और संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, मनोज तिवारी जो वर्तमान सांसद हैं इस वक्त, उन्हीं को रिटेन किया गया था जब सीटें दी गई थी दिल्ली में इसी चुनाव में। दोनों का इस मुद्दे पर क्या कहना है वो सुन लें, फिर ऋतु जी से शुरुआत करते हैं। अरविंद केजरीवाल का बयान सुनने के बाद मुझे जरा भी हैरानी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। कल अरविंद केजरीवाल का पोल पट्टी मां शारदा ने साक्षात आकर के खोल दिया है। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा, तो उनके आदर्श रावण है। मैं बहुत हैरान हूं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उपवास कर रही है, अनशन कर रही है। किस बात पे? कह रहे रावण का अपमान कर दिया, रावण का अपमान कर दिया। अजीब हाल है। जब से आचार संहिता लगी है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से धीरे धीरे जो चीजें सामने आ रही हैं, दर्शकों आप भी इस बारे में बहुत ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि आम आदमी पार्टी टारगेट पर केवल बीजेपी को रख रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में संदीप दीक्षित और कांग्रेस ने कई मुद्दे उठाए जहां पर सीधे आम आदमी पार्टी को टारगेट किया, जिससे आम आदमी पार्टी को दिक्कत हुई। बयान भी सामने आए, लगा कांग्रेस फिर वापस लौट रही है। क्या यहां पर ऋतु जी मेरे साथ जो प्रवक्ता कांग्रेस बैठी हैं, आपसे मैं इस जवाब की अपेक्षा कर सकता हूं कि जो अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी में चल रहा है, या सरकार में होने के नाते आम आदमी पार्टी केवल बीजेपी को टारगेट पर ले रही है, वो आपकी कमी खलते हुए पोल तैयार करने की कोशिश है कि आपको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाए, आपकी कोई जरूरत जगह नहीं है यहां पर? देखिए, हमें तो पूरी तरह से इग्नोर कभी नहीं कर सकते। वो तब भी नहीं कर पाए थे जब वो शीला जी के बारे में तमाम बातें बोलते थे। हाँ, वो चिट्ठी आपने मांगी, वो कहाँ है लिस्ट जिसमें शीला जी महाभ्रष्ट थी? जी, वो मिली तमाम आपको? इतनी मोटी फाइल जो लेके घूमते थे शीला जी के खिलाफ, वो फाइल एकदम से गायब हो गई। पता ही नहीं चला 10 साल में वो फाइल कहाँ पे दफन कर दी। उस फाइल का आज तक कोई अता पता नहीं है। और जो कांग्रेस का नाम लेकर, शीला जी का नाम लेकर सत्ता में आए हो, कांग्रेस को कैसे भूल सकते हैं? और कांग्रेस ही है जो इनको जो है हर समय जो है इनको लगता है कि कांग्रेस ही मुझे जो है, जब मैं कांग्रेस को के नाम से आया हूं और कांग्रेस ही है जो मुझे गिरा सकती है। आज जो है संदीप दीक्षित जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने अगर सुना होगा, उन्होंने तमाम वो काम गिनाए जो इन्होंने जनता से झूठ कहे कि मैंने इतने फ्लाईओवर बनाए, मैंने इतनी बसेस जो है बढ़ाई, मैंने ये किया वो किया, वो तमाम। क्या उन्हें डर इस बात का लग रहा है कि आपके अलग रहने से वो वोट जो कटेंगे वो आम आदमी पार्टी के ही आप लोग काटेंगे? देखिए, हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट हमेशा से जनता रही है, जनता का कल्याण रहा है। अब उसके लिए अगर इन्होंने जो टारगेट किया जिस जनता को, वो थी दलित थी, वंचित थी, वो अल्पसंख्यक थे, उनको किया, क्योंकि उनको मूर्ख बनाना इनके लिए ज्यादा आसान था। उनको सपने दिखाकर जो है ये आए कि अब जो है झाड़ू का राज है, अब आप लोगों का राज है। और जबकि उनको सबसे ज्यादा काटने काम किया इन्होंने। 2,80,000 झुग्गियों पर उन्होंने बुलडोजर चला दिया। इन्होंने जो है एससी बच्चों की स्कॉलरशिप काट दी, जो है सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं कर पाए। तमाम इतना आपने, उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, जगह दीजिए हम घर बनवाएंगे। देखिए, जब ये सत्ता में आए थे उस वक्त, खैर मेरा एक सेकंड, उस समय शीला दीक्षित जी घर बनवा चुकी थी। 50,000 घर बवाला जी कॉलोनी में आज भी आप देख लीजिए खंडर पड़े हुए हैं, जिस पर जो है जंगली पेड़ पौधे उग गए हैं। ये आज तक जो है ये इन्होंने वो रासबिहारी जी, मैं आपका एनालिसिस जानना चाहूंगा यहाँ पर। क्या वाकई आम आदमी पार्टी को इस बात का डर है दिल में कि अगर कांग्रेस जिस तरीके से अब तक खेल रही है इस चुनाव के प्रचार के दौरान, वो अगर मजबूती से सामने आती है
तो वोट केवल और केवल आम आदमी पार्टी के काटेगी, जिसमें नुकसान होगा। लिहाजा अरविंद जी ने सोचे समझे तरीके से एक नए मुद्दे को हवा दे दी। देखिए, जिस वोट पर अरविंद केजरीवाल जीत कर आए थे 2013 में या 2015 में, 2020 में, वो वोट तो एक समय कांग्रेस का था। कांग्रेस का पूरा वोट बैंक अरविंद केजरीवाल खा गए। क्या आपको लगता है वापस जाएंगे? और इसमें कांग्रेस ने भी बहुत मदद की। 2013 में कांग्रेस ने सरकार बनवाई, उन्होंने फ्री का बिजली पानी दे दिया। अभी आपने देखा 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता मंचों पर गल भैया डालकर वोट मांग रहे थे, एक दूसरे को महान बता रहे थे। अब दिल्ली की जनता बड़ी कंफ्यूजन में है, पशुपीस में है कि आखिर ये दोनों क्या करना चाहते हैं। कभी साथ हैं, कभी विरोध में हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस इस चुनाव में बहुत ज़्यादा कोई जिस तरह से चर्चा चल रही है, कई जगह दूसरी भी चर्चा चल रही है कि कांग्रेस ही नहीं चाहती है कि कांग्रेस जीत जाए। मैंने एक बड़े पत्रकार का एनालिसिस पढ़ा था, लेकिन मैंने देखा है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। और बड़ी संख्या में तो कांग्रेस के नेता भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। वहाँ भी बीजेपी में भी ये अलग मुसीबत है कि जो बीजेपी को गाली दे रहे हैं, आप आज वो बीजेपी के साथ मिलकर वोट मांग रहे हैं। तो दिल्ली की जनता को सही तरीके से जो दिल्ली में सरकार चला सके, ऐसा एक मुख्यमंत्री और उनकी सरकार चाहिए। और जहाँ तक देखिए, और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने अपना वोट बैंक खुद ही खोया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शीला दीक्षित बहुत अच्छी मुख्यमंत्री थी, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार की जो नीतियां थीं, उन्होंने बिजली महंगी की, पानी महंगा किया, एजुकेशन महंगा किया। और एक बार का एक बयान है जिसमें शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था अगर आपको दिल्ली में रहना है तो खर्चा करना ही होगा। और अरविंद केजरीवाल सीएम बने तो उन्होंने खर्चा कम कर दिया, माफ़ी कर दिया लगभग। अगर जिस गरीब आदमी को, जिस मध्यम क्लास के व्यक्ति को अगर 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, उसकी घर की महिलाओं को बस में फ्री आना जाना मिल रहा है, तो ये तो एक बहुत बड़ी उनके लिए फायदे की बात है। मुद्दा है, फ्री देना मुद्दा है दिल्ली में। लेकिन इसके साथ राजीव एक और भी बात है कि आप जो बिजली फ्री दे रहे हैं, आप जो पानी फ्री दे रहे हैं, आप जो बस में महिलाओं को यात्रा फ्री कर रहे हैं, उसका पैसा किससे वसूल रहे हो आप? दूसरे से वसूल रहे हो आप। अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो जो कमर्शियल बिजली है उसके रेट क्या हैं? बसों के लगातार दाम बढ़ रहे हैं। अभी मैं एक चर्चा कर रहा था, मेरे एक मित्र कह रहे थे, भाई अब उसका तो हमें तो बस का टिकट दुगना हो गया है ना, दुगना हमें पैसा देना पड़ता है बस में सफ़र करने के लिए। तो एक तरफ अगर आप महिला कितनी महिलाएं रोज़ बस में सफ़र करती होंगी, लेकिन आदमी तो रोज़ सफ़र करते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, जो कमज़ोर वर्ग है, जिसकी आय बहुत कम है, जिनकी महिलाएं घरों में काम करने जाती हैं, दूर जाती हैं, उनके मन में आज भी केजरीवाल देवता की तरह है, वो उसकी छवि नहीं टूटी आज भी। ऋषभ फिर कैसे मुकाबला करेंगे? क्या इन मुद्दों को उठाकर मुकाबला होगा? क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आम आदमी पार्टी आपको घेरने के लिए अगले दिन या आगे आने वाले दिनों में कौन सी चीज सामने रख दे और आप उलझ जाएं उनकी पिच पर। भैया, हम कोई उनके पिच पे नहीं उलझे हैं, उनकी पिच ही खुदड़ी है, उनकी पिच बर्बाद हो चुकी है। ना वो बैटिंग करने लायक बचे हैं, ना बॉलिंग करने लायक बचे हैं सर। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या पता वही अपने वो ज्यादा मजबूत हो और दिखा रहे हो इन चीजों को। नहीं, वो सेल्फ गोल मार रहे हैं ऐसी बातें करके। जनता तो ये पूछ रही है ना कि जो कहते थे ना लेंगे कभी गाड़ी ना मकान, कितना बदल गया इंसान। यमुना रही पुकार बेटा कब करोगे सम्मान, कितना बदल गया इंसान। तो ये जो बदला है, जो पलटू राम मेन ही बने हैं, ये पलट के जो रंग बदले हैं, तो ये तो समझ में आ रहा है दिल्ली की जनता को। एक थी कांग्रेस, वो बन चुकी है दिल्ली के अंदर की, एक थी कांग्रेस, और अब ये निकले हैं ज्ञानी पुरुष आप। अच्छा, एक बात बताइए ऋषभ, आप बहुत ज्यादा फ्रीबीज को लेकर, मेरे जवाब में जोड़ लीजिएगा, आप ही को मौका दूंगा। फ्रीबीज को लेकर बहुत आप लोगों ने आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर।
अब अगर वो 2100 कहते हैं, आप 2500 दे रहे हैं, वो 2500 वरिष्ठ नागरिकों को कहते हैं, आप 3000 पे आ जाते हैं। तो कम बेश रास्ता तो वही अख्तियार कर रहे हैं आप काउंटर करने के लिए। जवाब में जोड़ लीजिएगा। बिल्कुल सर, मैं आपको बता रहा हूं, हमने कब अनाज देने की बात कही? जब देश की इकोनॉमिक 5 ट्रिलियन की ओर बढ़ी। हमने कब लोगों को मजबूत करने की बात कही? जब कोरोना में लोग मजबूर थे। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, एक प्रश्न है मेरा रितु जी से डायरेक्ट, कांग्रेस की बड़ी मुखर प्रवक्ता है वो, उनसे एक सीधा सा सवाल है कि जिस आम आदमी पार्टी को वो आज उनके विरुद्ध लड़ रही हैं, तो वो आम आदमी पार्टी 6 में पहले ईमानदार थी, अब बेईमान हो गई, या अब बेईमान है उस समय ईमानदार थी? पॉइंट 1। दूसरा, शीला दीक्षित की जो इन्होंने कार्यकाल को गिनाया है, वो शीला दीक्षित के कार्यकाल पे जो भ्रष्टाचार हुए थे उसको ही जस्टिफाई कैसे करेंगी? क्योंकि हमें भी एक पता है सर कि आज ये कितना भी लड़ रहे हैं, दोनों झगड़ रहे हैं, भाई भाई कसाई बन बैठे हैं, लेकिन अगर सीटें कम रही और इनको गठबंधन मिलाना पड़ा तो ये जरूर मिल जाएंगे। ये एक है। यानी आप मान रहे हैं कि कांग्रेस कुछ कर रही है इस बार? टीम करती थी, मिस जनता को पता है दिल्ली की ए टीम भाजपा। नसियार साहब इसी पॉइंट पर आ जाइए। ये सारे मुद्दे के, हाँ नहीं, एक मिनट मैं आता हूं, थोड़ा सोच लीजिए उस बारे में। नसियार साहब इसी पॉइंट पर आइए। आप लोग अगर ऊंच नीच हुई तो एक बार फिर से साथ आने वाले हैं, यानी बीजेपी के दिमाग में ये बात है। देखिए राजीव जी, 2015 और 2020 रिपीट होने वाला है। दिल्ली की जनता एक तरफा अरविंद केजरीवाल जी को मैंडेट देने जा रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये वो लोग हैं। मैं पहले तो रितु जी ने एक बात कही थी कि शीला दीक्षित जी की सरकार, दिल्ली की जनता भूली नहीं है। 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे और घर घर में इन्वर्टर और जनरेटर होता था। उसको खत्म करने का काम किसने किया? अरविंद केजरीवाल जी ने। 4000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइंस डाल के झुग्गियों में, अनऑथराइज कॉलोनीज में पानी देने का काम किसने किया? अरविंद केजरीवाल जी ने। और स्वास्थ्य और एजुकेशन पे जो काम किया उसको तो इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज किया जाता है। दूसरी तरफ अब ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जुमला पार्टी है। मैं अभी एक विधानसभा में गया हुआ था, तो वहां किसी ने पूछा जी ये 2500 रुपए का जो वायदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये वो जो 15 लाख रुपए आने थे खाते में उनसे अलग है या उसी में से ये शामिल होंगे? तो ये वो जुमला पार्टी है जिसने 2 करोड़ पर ईयर रोजगार देने की बात कही थी, उससे भाग गए। 15 लाख रुपए खातों में देने की बात करी थी, उससे भाग गए। और दिल्ली में, क्योंकि आधी सरकार इनकी है, पिछले 11 साल में दिल्ली में जिस तरीके से क्राइम बढ़ा है, जिस तरीके से महिलाएं सुरक्षित हुई हैं, हमारे बुजुर्ग और हमारे व्यापारी सुरक्षित हुए हैं, और अब बच्चे भी सेफ नहीं हैं। स्कूलों के अंदर जिस तरीके से शराब नीति घोटाला क्या दिल्ली की जनता के दिमाग में रहेगा? राजीव जी, ऐसा कोई घोटाला नहीं है। बार बार सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे टिप्पणी की है। हमारे सभी नेताओं की जब बेल पे ऑर्डर आया था, मैं एज एन लॉयर ये कह सकता हूं, ये किसी तरह का कोई घोटाला नहीं, ये इनकी मनोहर कहानियां थी, इनकी एक षड्यंत्र था। किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी पे भ्रष्टाचार चिपकाया जाए। अब दिल्ली की जनता बिल्कुल, तो अरविंद जी के पास श्रेष्ठ वकीलों की फौज है, आप भी उनमें से एक हैं। क्यों नहीं ये केस पूरी तरीके से खत्म हो गया? चल क्यों रहा है? नहीं, देखिए, लाखों पेज की एक ईडी और सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है, उसमें स्वाभाविक तौर पे आप सरप्राइज मानेंगे, 2.5 साल के अंदर 1 नए रुपए की रिकवरी नहीं होती है। अभी तक जो चार्जशीट आई है उस पे अभी तक कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। क्या जनता के दिमाग में वोट करते वक्त ये होगा? क्या जनता के दिमाग में ये मुद्दा होगा? क्या इसे बैठा नहीं दिया गया है? दिल्ली की जनता में एक ही मुद्दा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी है वो भारतीय जनता पार्टी बंद कर जाए। रितु चौधरी, समय ज्यादा नहीं है। रितु चौधरी, समय ज्यादा नहीं है। क्या चुनावों के बाद अगर समीकरण बनते हैं तो आप दोनों साथ आएंगे? सुन तो बहुत कुछ चुके हैं आप लोग अब तक। देखिए, अब जो है इस तरह की संभावना जो है वो बहुत कम है। क्यों? वजह क्या है? वजह ये है, राजनीति में तो सब कुछ संभव है। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीति में किसी भी प्रकार से पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता और पूरी तरह से स्वीकारा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी का व्यवहार रहा, उन्होंने तमाम जो है सोनिया जी के बारे में अपशब्द कहे, राहुल जी के बारे में अपशब्द कहे, जबकि वो जो है रितु जी, आपके नेताओं ने तो आतंकवादी, आप देखिए, सुनिए, माकन साहब की स्टेटमेंट अभी आई थी, जिन्होंने इतने फ्री, इतनी वेलफेयर की स्कीमें चलाई है, उनको आपने क्या बोला?
जो हम उनके देखिए, फेवर में कांग्रेस कर पूरी सकते थे तरीके से अरविंद भारतीय केजरीवाल जनता के। पार्टी के गोद पे लेकिन और उससे उन्होंने हमेशा से अपनी फितरत से वो चूके नहीं, उनका काम क्या था पीठ में- नहीं, फितरत से आपका क्या मतलब है फितरत- अरविंद जी? उनकी फितरत यही है कि पीठ में छुरा घोपना, जो कि उन्होंने शीला दीक्षित जी के पीठ में छुरा घोपा, और वो जो है वहां से आए थे नागपुरिया भारतीय संस्कारों जनता का पार्टी के साथ मिलके आप भी वही गाली गलौज कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी नागपुरिया दिल्ली के संस्कारों बेटे का हैं, जो है प्लंदा दिल्ली लेकर के आए भाई थे, हैं, और वहां उन्होंने पर इतनी सारी जन कल्याण भेष योजनाएं बदलकर, शुरू कर जैसे रखी है। CR भेष उन्हीं जन बदलता है, कल्याण वैसे योजनाओं के भेष दम पे बदलकर अरविंद केजरीवाल अपने आप को आम जी आदमी एक तरफा बताया, जीतने जा रहे जबकि हैं। वो आम आदमी नहीं थे, और शीला दीक्षित जी के खिलाफ तमाम उन्होंने वो काम किए जो कि बेहद शर्मनाक थे एक महिला होने के नाते। दिल्ली की उनको जो जनता है ने इतना- उनको नकारा उनको था। ऐसे-ऐसे शब्द कहे, दिल्ली की जनता जो ने आज भारतीय भी- जनता आज पार्टी भी के दिल्ली साथ की साथ जनता उसको कांग्रेस के नागवार सभी समझती लोगों की है। जमानत जब्त और की वो थी। शीला दीक्षित जी थी जो उस साधारण से संजीव घर जी, में कोई डर है क्या 15 इन साल चुनाव रही। में? पूरी क्योंकि तरीके- अरविंद केजरीवाल जी ऐसे प्रसंगों को मैं फिर वहीं लाऊंगा, इस तरीके से सामने रख दे। मैंने उनको नजदीक से देखा है, उनका इंटरव्यू भी किया है, मुझे नहीं लगता वो जानबूझकर भूलते हों। क्या कहीं कोई दिल में आंकड़ों का कुछ हेर फेर समझ में आ रहा है आम आदमी पार्टी के थिंक टैंक को? राजीव जी, पूरी तरीके से एक तरफा मैंडेट आ रहा है दिल्ली का। हम अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम धोबियों के लिए आज जो घोषणाएं हुई हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए घोषणा हुई है, जो गरीबों के लिए घोषणा हुई है, जो पूर्वांचल समाज के लिए घोषणाएं हुई हैं, जो महिलाओं के लिए घोषणाएं हुई हैं, जो हमारे बुजुर्गों के लिए घोषणाएं हुई है, हम मुद्दों पे हमने रासबिहारी काम सर, किया है। रासबिहारी सर, हम काम करेंगे। आपका एनालिसिस, न्यूट्रल एनालिसिस, क्या वाकई जो सोच है आम आदमी पार्टी की वो उसी फिगर पर जा सकती है, या फिर इस बार मामला बहुत डाइसी है, कुछ भी हो सकता है? देखिए, इस बार अरविंद केजरीवाल घिरे घिरे नजर आ रहे हैं और घिर भी गए हैं कई मुद्दों पर। सत्ता में लौट सकते हैं कि कई नहीं लौट मुद्दों- सकते? मुझे बहुत देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी वोटिंग में कुछ समय है। नहीं, ये मैं आपका न्यूट्रल ये असेसमेंट जरूर है अब कि तक के दिल्ली इवेंट्स के बेसिस नहीं, पर मैं जाना था। अभी देखिए, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जबरदस्त माहौल बना रही हैं, और नतीजा क्या होगा ये तो आज को पता चलेगा। लेकिन यह है कि अरविंद केजरीवाल गिर गए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप पे भी गिर गए हैं, जिस तरह के दावे कर रहे हैं उस पर भी वो गिर गए हैं। ये चुनाव उनके लिए आसान नहीं है। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कभी साथ कभी दूर होना, दिल्ली की जनता जिसके बारे में कहा जाता है कि ज्यादातर, मैं तो ये कहूंगा कि शायद ही कम हो यहां पर जिनको हम बिलो एवरेज समझें, लेकिन उनकी सोच के मुताबिक वो सब समझती है, क्या वो समझ रही होगी इनका नजदीक आना, दूर जाना, और ये वोटिंग पर इफेक्ट कर सकता है? रासबिहारी सर, देखिए, वोटिंग पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन मैंने इससे पहले भी कहा कि केजरीवाल सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार से जो लोग फ्री का माल पा रहे हैं वो उनके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, अब ये मुद्दों पर है आधारित है। क्योंकि सभी दल कह रहे हैं कि वो 1100, जैसे शुरू में आपने भी कहा, कोई 2100 बांट रहा है, कोई 3100 बांट रहा है, अभी अपने 8500 देने की बात कर रही है। ये पूरा का पूरा चुनाव एक तरह से, मुद्दे तो इस चुनाव में है नहीं, है तो फ्री के माल पे चुनाव है। अब कौन ज़्यादा माल देगा उस पर ही चुनाव है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है उसमें। कांग्रेस को तो घोषणा ही करनी है ना, क्योंकि कांग्रेस तो कोई टक्कर में है नहीं। कांग्रेस का तो इतना है कि चुनाव में केजरीवाल की कितनी सीटें कम होंगी, केजरीवाल की किन सीटों पे कांग्रेस असर डाल सकती है, कितनी सीटें कांग्रेस की वजह से केजरीवाल की कम हो सकती है, ये है। क्योंकि कांग्रेस मुझे कहीं चुनाव जीती नहीं दिखाई दे रही है, एक दो सीटों पे जरूर मजबूत है, लेकिन कांग्रेस की अगर इस बार ये भूमिका रही कि उसका वोट बैंक जो 2013 से पहले उसके पास था, अगर वो उसके साथ लौटता है तो आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। मतलब आप ये इशारा दे रहे हैं कि फिर बीजेपी जीत सकती है? रासबिहारी सर, राजीव जी, नहीं, मैंने तो एक विश्लेषण किया है। मैं समझ गया आपका इशारा। रोज रोज जो गालियां बढ़ रही हैं, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी का ग्राफ बढ़ रहा है। अच्छा, ठीक है, गालियों से ग्राफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे भर भर के गालियां मिलती हैं, मेरी डाइट इस वक्त ये बना दी गई है। ऋषभ, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जहां कांग्रेस ने पिछले कुछ दिनों में प्रचार में तो कम से कम अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, वो अगर वोटों को बांट ले जाते हैं तो आपके लिए सेल आसान हो गई? देखिए, ना चलेगा झाड़ू सर, ना चलेगा हाथ, जनता को मिलेगा कमल का साथ, ये तय है। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस वर्किंग मॉडल हो चाहे आम आदमी पार्टी का वर्किंग मॉडल हो,
दोनों केवल सत्ता सुख की राजनीति करते आई है। अभी एक दूसरे को ये गाली दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, और अभी पहले इनको इंडी गठबंधन बोलते थे तो बहुत बुरा लगता था, एक खुद निकल गए पीछे, अब वाकई में इंडी बन के रह गए ये। तो इंडी गठबंधन जो एक जुमला गठबंधन है, वाकई में जुमला अगर कोई दिया है देश को तो इंडी गठबंधन ने दिया है। जनता को पता है ये स्वार्थ का जब आपके नेता नाराज हो जाएंगे, जुमला वाली पार्टी तो और जुमले वाले नेता तो आपके पास है। मैं राजीव अगर समझ तो एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ, खास तौर पे भाजपा के लिए। आपकी जो बीमारी बनी हुई है ना बीच में बोलने की, इसलिए है क्योंकि आपका मोहल्ला क्लिनिक जुमला है, आपका इलाज ही नहीं हुआ अभी तक। अरे दिल्ली वालों से पूछिए ऋषभ, कभी जनता के बीच में भी जाइए। अरे संजीव भैया, आपका इलाज नहीं हुआ है, आप मोहल्ला क्लिनिक में जुमला इलाज हो गया, इसीलिए बीमारी कहीं नहीं है। अरे हम पूर्वांचली बहुत परेशान है सर, तीर्थ यात्रा आपदा से परेशान है सर। रासबिहारी सर वो क्या बोलना चाहते थे? पुजारियों को, ग्रंथियों को इन्होंने देख नहीं दिखाया, अरविंद केजरीवाल जी देकर दिखाएंगे। देखिए क्या है, मैं 93 से दिल्ली के विधानसभा चुनाव कवरेज करता रहा हूँ एक संवाददाता की तरह। मैंने ये पाया है कि जब बीजेपी ने नेगेटिव कैंपेन किया उसका नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ। ऋषभ, अगर बीजेपी आपदा सरकार हटाओ, आप सरकार हटाओ, अगर ऐसे नारे देगी तो आप सरकार को पहुंचा रही है। ऋषभ बताइए जल्दी से, फिर ऋतु जी का इंतजार कर रहा हूं, उनको भी समय देना है, जल्दी बोले। सर मेरा क्वेश्चन से तो ऋतु जी भाग गई। ऋतु जी से तो मैं स्पष्ट पूछ रहा हूँ, आप प्लीज उनको फ्रेम पे लाइए और उनसे क्लियर पूछिए। 6 महीने पहले केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार थे या अब कट्टर बेईमान हो गए? ऋतु जी अब आपका टाइम है, आप जवाब दें। ऋषभ आपसे ये जवाब मांग रहे हैं। देखिए ऋषभ, वो इंडिया गठबंधन ही था जिसने लोकसभा में आपको पटकनी दी। आप तो 400 पार जाने वाले थे, आपको 400 पार क्या, आप तो इतनी शर्मनाक आपकी हार हुई और संविधान बदलने का जो सपना था वो तो चूर-चूर हो गया आपका। और दूसरी बात रही आपके साथ जो है गठबंधन करने की, वो तो आपका अंदरूनी गठबंधन है ही, क्योंकि जब आप दिल्ली में दंगे करते हो तो आप पार्टी आपका साथ देती है, जब आप जो है बिल्किस बानो का जो रिहा करते हो तो आप पार्टी आपका साथ देती है। तमाम इस तरह के फैसले जब आप करते हो, जब आप पार्टी आपका साथ देती है, 370 पर आप पार्टी आपका साथ देती है, तो ये अंदरूनी गठबंधन तो जनता भी समझती है कि किसका अंदरूनी गठबंधन है, किसका नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जब मोहन भागवत को चिट्ठी लिखते हैं तब तो सारी पोल ही खुल गई आपकी कि कहां से जो है कनेक्शन, कहां तार कहां जुड़े हुए हैं। तो जनता को मूर्ख समझना बंद कीजिए। दिल्ली की जनता की सेवा के लिए हमने प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखे हैं, मोहन भागवत को भी लेटर लिखे हैं। दिल्ली की जनता की सेवा के लिए हम इनके पैर पकड़ने के लिए तैयार हैं, हम इनसे लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन दिल्ली में कट्टर ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की ऋतु जी, संजीव नसियार साहब कह रहे थे कि कांग्रेस का कनेक्ट दरअसल खत्म हो चुका है, इसलिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी नहीं है। आपको थोड़ी समस्या, आप ध्यान दीजिए खुद पर। लेकिन मैं लगातार यही बात, रासबिहारी सर, क्या वाकई कांग्रेस का कनेक्ट खत्म है जनता से? जी, जैसा संजीव नसियार साहब कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, इसीलिए शायद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी नहीं है। नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कोई अहमियत नहीं दी। जो और मुझे जो बताते हैं सूत्र, कांग्रेस में भी चर्चा थी कि 5 सीट देने की पेशकश की गई थी, और इसी तरह की पेशकश हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को की थी। वहाँ भी आम आदमी पार्टी तो कोई ताकत नहीं रखती है। लेकिन दिल्ली में इतना जरूर है कि कांग्रेस अगर ताकत दिखाए, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में बहुत गलतियाँ कर चुकी है। सबसे बड़ी गलती तो 2013 में की, उसके बाद में एक बड़ी गलती 2024 में की। अब कांग्रेस की प्रवक्ता बात तो कह रही हैं कि शीला दीक्षित के खिलाफ फाइल लेकर घूम रहे थे। तो ये तो जब समर्थन दिया था सरकार को 2013 में, तो आम आदमी पार्टी से पूछना चाहिए था वो फाइल कहाँ है, तो तब उन्होंने पूछा नहीं और फिर सरकार गिरा दी। समय तो थोड़ा कम है मेरे साथ, लेकिन आपके सवाल भी जायज़ हैं। ये समय और ये फायदे को देखकर तय किए जाने वाली बातें हैं, और आगे आने वाले चुनाव में अभी तो रामायण का एक प्रसंग ही गड़बड़ हुआ है।
मैं उम्मीद करता हूं रासबिहारी सर आप भी सोच रहे होंगे अभी बहुत कुछ क्या निकलने वाला है। लगता है इससे पहले कि जनता तैयार हो वोटिंग के लिए बहुत कुछ ऐसा है जो नोट करने लायक सामने आने वाला है। बहुत शुक्रिया नसियार सर, आपने समय दिया। रासबिहारी सर आपने, रितु चौधरी जी आप भी आई थोड़ा देरी से, लेकिन आप आई और अपनी बात रखी। और ऋषभ सर आपने भी समय दिया और अपनी बातें रखी, बहुत धन्यवाद। हमें इंतजार है दिल्ली के मुद्दों पर लड़ाई का, हमें इंतजार है दिल्ली के वोटरों तक जाने का, लेकिन अभी जो मुद्दे सामने आ रहे हैं वो इंतजार को थोड़ा लंबा कर रहे हैं। लेकिन जनता तक जाने की कोशिश में राजनीतिक पार्टी